हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। विशेष रूप से एशिया में यह चर्चा का विषय है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत के आसपास जितने भी देश बसे हुए हैं, जिनको हम इंडियन कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ कहते हैं, भारतीय महाद्वीप या उपमहाद्वीप के देश कहा जाता है जिनको, उन सभी देशों के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। हमने देखा बांग्लादेश में अभी कुछ समय पहले हिंसा हुई थी, उससे पहले श्रीलंका के अंदर एक आर्थिक हिंसा हुई थी, और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं नेपाल हिंसा या फिर त्रासदी का शिकार हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? विशेष रूप से नेपाल की हिंसा के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये जेन जी की हिंसा है। जेन जी क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज तक के इतिहास में ऐसी हिंसा कभी किसी देश में देखने को नहीं मिली जो कि हम इस समय नेपाल में देख रहे हैं। और ये बड़ी चिंता का विषय है, स्पेशली या विशेष रूप से भारत में, क्योंकि भारत के बिल्कुल पड़ोस में सारे देश बसे हुए हैं। क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? क्या कोई देश ऐसा तो नहीं चाहता है कि भारत के आसपास के देशों में माहौल खराब करके भारत को भी इसी प्रकार के माहौल में धकेला जाए? जैसा कि पिछले कुछ समय से जब से ये हिंसा भड़की है, भारत में भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके बयान आ रहे हैं कि भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है, भारत में भी ऐसा हो सकता है। ये सारे के सारे जो बयान हैं ये नेगेटिव बयान कहे जा सकते हैं, क्योंकि इससे भारतीय लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं पैदा की जा सकती है जिनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या है ये हिंसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लाया हूं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स, जिसमें कि आप यहां पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं जो कि राजस्थान पत्रिका की है। और इस कटिंग के अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, नेपाल में जेन जी क्रांति, ओली सरकार गिरने के बाद एक नेतृत्व पर नजर, सेना ने बुलाई बैठक। यानी कि अब पूरा का पूरा नेपाल सेना के हवाले जा चुका है। आप सभी जानते हैं जब लोकतंत्र विफल होता हुआ दिखाई देता है तो सीधा सेना टेक ओवर कर जाती है। तो इस समय आर्मी ने वहां पर टेक ओवर कर लिया है। ओली सरकार, केपी ओली जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये जो हिंसा भड़की थी, इस हिंसा में यह माना जा रहा था कि ओली सरकार जो है उसकी नाकामयाबी है जिसकी वजह से ये हिंसा भड़की है। नेताओं के खिलाफ आग, संसद, सरकार, कोर्ट, खाक, मतलब सब कुछ खाक कर दिया गया है। मतलब संसद तक को जला दिया गया है। मैं भी संसद के जलाने की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, सुरक्षित स्थान पर सेना ओली को ले जा चुकी है। राष्ट्रपति भवन, पार्टी कार्यालय और इवन एयरलाइंस दफ्तर को भी फूंक दिया गया है। पूर्व पीएम खनाल की पत्नी को प्रदर्शनकारियों ने जलाकर मार डाला है। मतलब ये तो सबसे ज्यादा दर्दनाक घटना कही जा सकती है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम खनाल है, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। बहुत दुख की बात है ये। इवन वहां के जो वित्त मंत्री है, उन वित्त मंत्री के साथ में भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, जो कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। सेना ने शांति की अपील की है, युवाओं ने निकाला विक्ट्री मार्च, ये सब कुछ वहां पर चल रहा है। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। दैनिक भास्कर क्या लिखता है? दैनिक भास्कर लिखता है, फूंक दिया सिंहासन, जिसमें कि आप देख सकते हैं पीएम ओली का इस्तीफा, हेलीकॉप्टर से भागे राष्ट्रपति, साथ ही साथ भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम व कई मंत्रियों के घर फूंक डाले गए। मतलब प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। थानों, बैंकों और मॉल्स में लूटपाट मचा दी गई है। काठमांडू से उड़ानें बंद कर दी गई है। 700 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इस समय बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा कष्ट का विषय है। तो यहाँ पर देखें आप कि ये नेपाल सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया जिसकी वजह से नेपाल में ये हिंसा भड़की है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया था। आदेश ठीक था, गलत नहीं था, कि भाई जो भी यहाँ पर आप बाहर के ऐप्स चला रहे हैं तो आपको नेपाल के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करवाना चाहिए। एक हफ्ते के बाद ही अचानक इन ऐप्स पर जो बैन लगाया गया, उस बैन की वजह से हिंसा भड़क गई। मतलब सरकार ने पहले कहा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन हुए नहीं थे तो फिर इस पर बैन लगाया गया। जैसे ही बैन लगाया गया तो वहां के युवा भड़क गए। देखिए मतलब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए जो विदेशी ऐप्स हैं वो एक तरह से एक नशा बन चुके हैं, जिनके बिना वो रह नहीं सकते। उनको इतना कष्ट हुआ है इस बात को सुन करके कि साहब सारे ऐप्स अगर बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने
हिंसा भड़का दी, खून खराबा, मारपीट, लूटपाट सब कुछ वहां पर जारी है। इस बैन के खिलाफ हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल की संसद पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि यह हंगामा क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए है या फिर जेनजी किनको कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ है 1997 से लेकर के 2012 के बीच में, ये वहां की युवा ब्रिगेड कही जा रही है कि इन जेनजियों ने जो है ये प्रदर्शन किया है। तो क्या केवल ऐप्स पर बैन लगाना ही कारण है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? तो आप यहां पर देखेंगे कि इसके पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला कारण बताया जा रहा है भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स। भाई भतीजावाद का मतलब है कि राजनीति के अंदर आप केवल अपने ही लोगों को लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि देखिए, नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया जा रहा है। नेपोटिज्म इंग्लिश वर्ड है भाई भतीजावाद का। नेताओं समेत उनके बच्चे और परिवारों के आलीशान लाइफस्टाइल और शानो शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी, जिसको हम कह रहे हैं जेनजी, नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता है। यहाँ पर नेपो बेबी का मतलब है जो इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, और नेपो बेबी का मतलब है जो इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और इससे वहां का युवा वर्ग नाराज हुआ। दूसरा कहा जा रहा है भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। क्या है भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा? नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खोली गई है तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं नेपाल में बढ़ती बेरोजगारी। अब देखिए, नेपाल में जो है, वैसे बेरोजगारी तो दुनिया के कई देशों में होगी तो इतना बड़ा कारण नहीं बन सकता, लेकिन कुछ कारण मिल करके ये कहीं ना कहीं हिंसा का कारण बने हैं, क्योंकि लगभग 10.71% वहां के युवा जो है इस समय बेरोजगार है। वहीं नेपाल की महंगाई 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति मौजूद है। मतलब आप केवल 20% लोगों के पास अगर 56% यानी कि 56% संपत्ति मानते हैं तो पीछे बच गए 80% जिनके पास में लगभग 40 भी नहीं, 40% से भी कम संपत्ति है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असमानता का कारण बन गया है। फिर आता है भारत से दूरी और चीन से बढ़ती हुई नजदीकी। इसका मतलब सीधा सा है कि जुलाई 2024 में केपी ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा है। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी है, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा है। ओली सरकार के इस रुख को लेकर भी नेपाली नागरिकों में भारी नाराजगी है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो भारत के साथ करीबियां चाहता है और चीन से दूरियां रखना चाहता है। और अंतिम कारण में हम कह सकते हैं राजशाही की मांग। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नेपाल सदियों से एक राजशाही वाला देश रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है नेपाल में अब भी राजशाही होनी चाहिए। तो क्या आप भी मानते हैं कि यही सब कारण जिम्मेदार रहे होंगे या इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है? क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों का, एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि नेपाल की चीन के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार गिराई गई थी उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। श्रीलंका के अंदर जो एक आर्थिक हिंसा भड़की थी उसके अंदर अमेरिका का रोल बताया गया था। ठीक ऐसा ही अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट, पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट और अब नेपाल के अंदर, क्या इन सब के पीछे अमेरिका ही जिम्मेदार है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी युवाओं से, जो कि भारत के युवा हैं, एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसी किसी भी बात में ना आए जो कि आपको भड़काने का काम करे, जो ये कहे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो ऐप्स है अगर उनको बंद कर दिया गया तो भारत में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो सकते हैं। हमें ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि ये देश की संपत्ति, ये हमारा देश है, हमारा एक महान देश है और ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आज हम बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू।